नमस्कार। आज हम तेल रिसाव मतलब ऑयल स्पिल्स और समुद्री जीवन पर उनके असर के बारे में थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। ये बहुत जरूरी विषय है। हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं, जैसे अलास्का का एक्सॉन वेल्डेज 1989 का, फिर मेक्सिको की खाड़ी में डीप वाटर होराइजन 2010 वाला, और हाल के भी हैं मॉरिशस का वकाशियो 2020 और अभी केरल तट पर जो MSC एल्सा 3 का हादसा हुआ 2025 में। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिसाव समंदर के माहौल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे निपटने के लिए क्या नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, इस पर भी बात होगी। अच्छा, जरा सोचिए, पानी की सतह पर फैलती वो तेल की चिकनी काली परत। डरावना मंजर होता है। एक्सॉन वेल्डेज हादसे में करीब करीब 1 करोड़ 8 लाख गैलन कच्चा तेल अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में फैल गया था। हाँ, और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। हजारों समुद्री ऊदबिलाव, सील, ईगल और करीब 2.5 लाख समुद्री पक्षी मारे गए। और असर सिर्फ जानवरों पर नहीं, पूरी तटरेखा पर 1300 मील से ज्यादा का तटीय इलाका प्रभावित हुआ था। बहुत बड़ा एरिया है ये। और ये तेल सिर्फ सतह पर नहीं रहता, ये पक्षियों के पंखों पर, जानवरों की खाल पर चिपक जाता है। हाँ, जिससे वो अपनी बॉडी हीट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। इंसुलेशन खत्म, तो वो या तो बेचारे डूब जाते हैं या फिर हाइपोथर्मिया मतलब ठंड से मर जाते हैं। और कई तो तेल निगल भी लेते होंगे। हाँ, या सांस के साथ अंदर चला जाता है। हाँ। उससे अंदरूनी अंगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, मतलब मल्टीपल लेवल्स पे डैमेज होता है। हाँ। और फिर आया डीप वाटर होराइजन। हाँ, वो तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था, है ना? ओ हाँ, डीप वाटर होराइजन तो एक अलग ही लेवल की तबाही थी। वो रिग फटा और फिर 87 दिनों तक तेल रिसता रहा। हाँ, 87 दिन मेक्सिको की खाड़ी में, कुल मिलाकर करीब 13 करोड़ 40 लाख गैलन तेल। आप अंदाजा लगाइए। बाप रे। NOAA यानी अमेरिका की जो राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन है, उनके वैज्ञानिकों ने इसे कहा था उत्तरी खाड़ी के पूरे इकोसिस्टम के लिए एक चोट, पूरे इकोसिस्टम के लिए। और देखिए 2010 से 2014 के बीच 1100 से ज्यादा डॉल्फिन मरी हुई मिली। 1100? हाँ, ये उस इलाके में समुद्री स्तनधारियों की अब तक की सबसे बड़ी डेथ रेट वाली घटना थी। और इसका असर कब तक रहेगा? अनुमान ये है कि कुछ डॉल्फिन आबादी को, मतलब उनकी पूरी संख्या को वापस ठीक होने में शायद 39 साल लग सकते हैं। 39 साल? ये तो एक पूरी पीढ़ी है। बिल्कुल, असर बहुत लंबा होता है। तेल पानी के नीचे क्या करता है, मतलब सतह के नीचे? अच्छा सवाल है। देखिए, तेल पानी में घुलता भी है, इससे पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। अच्छा। और सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती। तो फिर जो पौधे पानी के अंदर? हाँ, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, वो तो पूरी समुद्री फूड चेन का बेस है, वो मरने लगते हैं। यानी पूरा का पूरा फूड वेब गड़बड़ा जाता है। सही कहा। और तेल में जो केमिकल्स होते हैं वो जहरीले होते हैं, वो सीधे सीधे जीवों को मार सकते हैं, उनका दम घोट सकते हैं। और लंबे समय में भी असर रहता होगा। हाँ, लंबे समय में उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, ये सब देखने को मिलता है। तो जाहिर है इतने बड़े हादसों के बाद सफाई के बड़े प्रयास भी हुए होंगे। हाँ, कोशिशें तो बहुत होती हैं, बड़े पैमाने पर होती हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। जैसे एक्सॉन वाल्डीज की सफाई कोई लीजिए, 10,000 से ज्यादा लोग लगे थे। 10,000? फिर भी सालों बाद तक तटों पर तेल के निशान, वो अवशेष मिलते रहे। सफाई 100% कभी नहीं हो पाती, खासकर ऐसे बड़े रिसाव में। और डीप वाटर होराइजन में क्या तरीके अपनाए गए? वहां बूम लगाए गए, वो तैरने वाले बैरियर होते हैं तेल को फैलने से रोकने के लिए। हाँ, देखे हैं मैंने। फिर स्किमर इस्तेमाल हुए जो सतह से तेल हटाते हैं, और केमिकल डिस्पर्सेंट का भी छिड़काव हुआ। डिस्पर्सेंट वो क्या करते हैं? वो तेल को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देते हैं ताकि वो पानी में जल्दी घुल जाए या बैक्टीरिया उसे खत्म कर दें। लेकिन इन डिस्पर्सेंट्स के भी अपने भी तो असर हो सकते हैं ना। वो खुद कितने जहरीले हैं, इस पर काफी बहस चलती है। अच्छा। और हाल के मामलों में, जैसे मॉरिशस या केरल, वहां कुछ अलग था। हाँ, वो दिलचस्प है। मॉरिशस में वकाशियो जहाज से जो फ्यूल लीक हुआ, वो मात्रा में शायद उतना ज्यादा नहीं था, पर वो हुआ एक बहुत ही नाजुक इलाके में जहां मूंगे की चट्टानें थीं, तो कम तेल ने भी भारी तबाही मचाई। और वहां लोगों ने खुद सफाई की कोशिश की थी, है ना? बिल्कुल, ये बहुत कमाल की बात थी। वहां के लोकल लोगों ने, समुदायों ने खुद ही गन्ने के पत्ते और इंसानी बालों से अस्थायी बूम बनाए तेल रोकने के लिए। इंसानी बालों से? वाह। हाँ, ये दिखाता है कि कम्युनिटी कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है। और केरल वाला मामला, MSC एल्सा 3 का? हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें भारतीय तटरक्षक बल ने बहुत तेजी से काम किया। जहाज के जो फ्यूल टैंक थे, उन्हें समय रहते सील कर दिया, सिक्योर कर लिया। तो मतलब बड़ा रिसाव होने से बच गया। हाँ,
एक बहुत बड़ा रिसाव टल गया। ये दिखाता है कि फौरन एक्शन लेना कितना जरूरी है। टाइमिंग बहुत क्रिटिकल होती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन त्रासदियों से कुछ सीखा भी है हमने? क्या हम इनसे निपटने में बेहतर हुए हैं? हाँ, देखिए, हर बड़ी आपदा कहीं ना कहीं नई सोच, नई तकनीक को जन्म देती है। ये तो होता ही है। जैसे कि अब जैसे तेल रिसाव का जल्दी पता लगाने के लिए सैटेलाइट और ड्रोन का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी मदद कर रही है। बिल्कुल। और तेल सोखने के लिए नए नए मटेरियल बन रहे हैं। ग्राफीन फोम है या फिर वो इंसानी बालों वाले मैट। हाँ, वो बालों वाले मैट, वो कैसे काम करते हैं? वो तेल को सोख लेते हैं और मजे की बात यह है कि बाद में इन्हें केंचुओं और मशरूम की मदद से साफ भी किया जा सकता है। मतलब बायोडिग्रेडेबल तरीका। ये तो कमाल है। और वो तेल खाने वाले बैक्टीरिया वाली बात क्या थी? हाँ, उसे कहते हैं बायोरेमिडिएशन। इसमें कुछ खास तरह के बैक्टीरिया या माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है जो तेल को कुदरती तरीके से तोड़ देते हैं, उसे खा जाते हैं। तो ये सफाई का एक प्राकृतिक तरीका हुआ? हाँ, एक तरह से। इस पर रिसर्च काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि बड़े पैमाने पर, खासकर गहरे समंदर में, ये कितना कारगर है, इस पर अभी और काम करने की जरूरत है। तो इन सभी घटनाओं को, कोशिशों को, नई तकनीकों को देखते हुए हम क्या बड़े सबक निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि तेल रिसाव भयानक होते हैं। उनका असर दशकों तक रह सकता है। एक्सॉन वाल्डेज, डीप वाटर होराइजन, ये इसके उदाहरण हैं। सफाई बहुत मुश्किल है। बेहद मुश्किल और महंगी। लेकिन हाँ, तकनीक, बेहतर तैयारी और देशों के बीच सहयोग से हमारी रिएक्शन कैपेसिटी जरूर बेहतर हो रही है। और कानून भी बदले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक्सॉन वाल्डेज के बाद अमेरिका में ऑयल पोल्यूशन एक्ट बना, जो काफी सख्त कानून है। डीप वाटर होराइजन के बाद गहरे समंदर में ड्रिलिंग के नियम और सख्त हुए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़े। और ये भी साफ है कि जल्दी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। जहां हल्का तेल फैला हो, वो इलाके भारी तेल वाले इलाकों की तुलना में जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो टाइमिंग सब कुछ है। मतलब रोकथाम और तेजी से निपटना दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक आखिरी बात सोचने वाली है। हम रिएक्शन और सफाई में तो बेहतर हो रहे हैं, पर असली चुनौती है इन हादसों को होने से रोकना, प्रिवेंशन। सही कहा। भविष्य में समुद्री जीवन और हमारे महासागरों को बचाने के लिए ये जो पूरी दुनिया में शिपिंग होती है या एनर्जी निकालने के तरीके हैं, इनको कैसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है।